नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2015 का प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है उद्देशिका, चौथा है सातवीं अनुसूची। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। लश्कर मॉड्यूल का पर्दाफाश, कैदियों को आत्मघाती हमलावर बनाने की थी साजिश। बेंगलुरु जेल में लश्कर के लिए भर्ती की जांच के दौरान मॉड्यूल को मिली जानकारी। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात व बंगाल समेत 7 राज्यों में की गई छापेमारी। बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, सबूत और देसी विदेशी मुद्रा बरामद करने की जानकारी मिली है। और इस जो पूरा हमला हुआ है इसकी जो जांच करने के लिए एनआईए जो एजेंसी है उसे यह सौंपा गया है कि वो इसकी जांच करेगी। अगर हम एनआईए की बात करें तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इसका प्रचलित नाम, जिसे आप लोग आम भाषा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी कहते हैं। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। इसका गठन यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। यह एनआईए एक्ट के अनुसूची के निर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच और अभियोजन चलाने वाली एक विशेष एजेंसी के रूप में गठित है। अगर हम इसके गठन की बात संगठन की बात करें तो ये भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए और इसका मुख्यालय आप लोग को नई दिल्ली में मिलेगा। अगर एनआईए के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दूंगी, तो उससे आप लोग एनआई के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। इससे पहले मैंने एनआई के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है एक वीडियो में, तो उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लश्कर। जो ये लश्कर ए तोयबा जो ये मामला है, मतलब जो आतंकी संगठन, ये कहाँ थे और कब इनका गठन हुआ था। तो सबसे पहले इनके अगर बात करें तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में से एक है। हाफिज मोहम्मद साइद ने इसकी स्थापना अफगानिस्तान के एक कुनार प्रांत में की थी। इस पहले इसका उद्देश्य अफगानिस्तान से सोवियत शासन का हटाना था। अब इसका प्रधान ध्येय मतलब उद्देश्य हो गया कश्मीर से भारत का शासन हटाना। अगर हम बात करें जो एनआईए जो एजेंसी है, इसका कहना है, जो ये जांच की, इसका कहना है कि आरोपितों ने बेंगलुरु जेल में बंद कैदियों को कट्टरपंथी बनाने और आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने की साजिश रच रहे थे। अब हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ है कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। इससे पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। पहले से मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी जो है बेंगलुरु है। इसकी जो सीमाएं लगती हैं, पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गोवा से, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश से और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से इसकी सीमा लगती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कन्नड़ भाषा है और कन्नड़ एक शास्त्रीय भाषा है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कन्नड़ भाषा शास्त्रीय भाषा इसे कब दर्जा प्राप्त किया गया था, मतलब इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त किया गया था। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें अगर हम टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल जिलों की संख्या की बात करें, 31 जिलों की संख्या है। और अगर हम यहाँ की सीटों की बात करें, यहाँ आप लोग को विधानमंडल में दो द्विसंरचनात्मक विधानमंडल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को विधान परिषद भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप लोग को विधानसभा में 224 सीटें और विधान परिषद में 75 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 28, वहीं राज्यसभा में आप लोग को यहाँ 12 सीटें देखने को मिलेंगी। वर्तमान में यहाँ के जो सीएम है सिद्धू रमैया है और राज्यपाल जो है वो थावरचंद गहलोत हैं।
तो आशा करती हूँ कि कर्नाटक से जुड़ी आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी। आप लोग से मैंने कभी एक क्वेश्चन पूछा था कि किन किन राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलता है, तो आइए आज हम उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद किन किन राज्यों में मिलता है। विधान परिषद बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। पहले ये जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता था, पहले 7 राज्यों में मिलता, लेकिन अब 6 राज्यों में ही आप लोग को देखने को मिलेगा। जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटने के बाद वहाँ केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब वहाँ जो विधान परिषद है वहाँ अब वो नहीं है, वो केवल विधानसभा ही वापस रखी जाएगी। जो दिल्ली में जैसे विधानसभा, उसे जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा देखने को मिलेगी। राजस्थान में पेपर लीक से बनने दरोगा, टॉपर समेत 14 गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में ट्रेनिंग ले रहे गिरफ्तारी उप निरीक्षक। अब देख रहे हैं कि ये यूपी ही बस में नहीं, अन्य राज्यों में भी पेपर लीक की बहुत खबरें फैली हुई। इसके लिए सरकार से अपील की जाती है कि काफ़ी इसमें कठोर कार्रवाई की जाए। लोगों जो भी इस मामले में घपली धांधली करते हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सीबीआई करेगी संदेश खाली कांड की जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, ईडी अफसरों पर हुआ हमला। फैसले के विरुद्ध ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। सीआईडी ने सीबीआई को नहीं सौंपी शाहजहां की रिपोर्ट। आपको पता ही होगा कि जो ये पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी के जो एक नेता थे, उन पे आरोप लगाया गया था जमीन हड़पने की और महिला यौन शोषण में। उसी के मामले में ईडी ने गिरफ्तार की थी 5 जनवरी को। लेकिन इसमें ईडी पे कुछ हमले हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इसकी जो कार्रवाई की पूरी जांच है वो सीबीआई करेगी। लेकिन सीआईडी ने इस जो पूरा मामला है इसे सीबीआई को नहीं सौंपी। 2 घंटे के बाद भी वो खाली हाथ वापस लौटे। लेकिन इधर भाजपा सरकार सीबीआई जांच के फैसले का स्वागत कर रही है। अगर हम सीबीआई की बात करें, केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत में केंद्रीय सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। सीबीआई एजेंसी की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थान समिति की सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। अब आप लोग से इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सीबीआई की जब स्थापना हुई थी उसमें कौन सी सिफारिश के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसे भी आप लोग याद रखिए, संस्थान समिति के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम सीडीआई की बात करें, सीडीआई का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो एक प्रदेश में अपराध जांच विभाग के रूप में जानी जाती है। सीडीआई एक प्रदेश में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। इस विभाग को हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जांच का काम सौंपे जाते हैं। सीडीआई की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, जहाँ का ये मामला चल रहा है, तो आप लोग को बता दें पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार भी है। इसकी राजधानी कोलकाता है। इस राज्य में 23 जनपद हैं, यानी 23 जिले हैं। यहाँ का मुख्य भाषा बांग्ला है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। अब आप लोग को पता ही होगा कि जो अभी हमने पहले बात की, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, इन दोनों का जो गठन हुआ था एक ही दिन हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जिसे भी आप लोग जानते रहिए। वर्तमान में यहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी की सरकार यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार। और अभी जो तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, महिला यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने वाली घटना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी का केस रद्द। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री को शीर्ष अदालत ने मिली राहत। 2,200 करोड़ की रकम मिलने की ईडी ने किया था दावा। अब देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन उसका जो दावा ईडी ने किया था वो ऐसे खारिज हो गया, केस उसका रद्द कर दिया गया। अभी आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। महिलाओं के खाते में अक्टूबर से आने लगेगी प्रतिमाह 1,000 की सम्मान राशि। अब देख रहे हैं ना, दिल्ली सरकार ने अभी विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश कर दिया है। उसी में इस बजट का नाम राम राज बजट की थीम रखी गई थी। महिलाओं को 1,000 सम्मान राशि देने की इस बजट में घोषणा हुई थी। उसी पे बात हो रही है कि अक्टूबर में आने लगेगा प्रतिमाह। भारत फ्रांस में अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग क्षमता निर्माण पर किया मंथन। दिल्ली में आयोजित दूसरी भारत फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता में दोनों देशों के अंतरिक्ष क्षेत्र में चल रहे मजबूत द्विपक्षीय जुड़ाव और सरकारी क्षेत्र में वाणिज्यिक क्षेत्र
में आगे के सहयोग के रास्ते पर चर्चा की। इस दौरान पहली रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता के बाद हुई प्रगति की भी हुई समीक्षा की बात। अंतरिक्ष वार्ता की सह अध्यक्षता पर भारत की ओर से विदेश सचिव बियना क्वात्रा और फ्रांस की ओर से यूरोपीय विदेश मामलों के मंत्रालय की महासचिव एनी मैरी डेक्सटोस ने की है। सरकारी हस्तक्षेप के बाद गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए ऐप फिर किए गए बहाल। अब देख रहे हैं कि गूगल जो था उसने कुछ प्ले स्टोर के ऐप भारतीय प्ले स्टोर को हटा दिया था, लेकिन फिर भी जब सरकार का हस्तक्षेप हुआ, गूगल और अपने प्ले स्टोर को हटाए गए सभी भारतीय ऐप को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आईटी और सचिव मंत्री अश्विनी वैष्णव तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि गूगल और उनके स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि और उनसे मुलाकात की, जिनसे ऐप ने गूगल ने प्ले स्टोर को हटाया था, उनके साथ सकारात्मक चर्चा हुई। गूगल की ओर से लेकर राजी हो गए कि हटाए गए ऐप को फिर से पहले की तरह दिखाए जाएंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर 1 घंटे तक ठप रहे नेटवर्क। अभी जो ये तीनों आप लोग को देख रहे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, इस सब आप लोग को मेटा कंपनी जो है एजेंसी ना, उसी की देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। घोटाले की कालिख से निकले देश में अब नई ऊर्जा। यूपीआई सरकार की गलतियों से लिए सबक, केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार की नई नीतियों का किया संशोधन। अब देख रहे हैं कि बिजली की क्षमता में स्वाभित कुछ जो चल रही सत्ता सरकार है ना, 10 साल में जो चल रही सत्ता सरकार बीजेपी की, उसी की जो उपलब्धियां कही गई है, कौन सी योजनाएं चलाई गई, उसी में कुछ संशोधन करके नए जो योजनाएं हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पास दिया है, आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। पीएम आवास में हो सकते हैं गेम चेंजर। छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को लोकसभा चुनाव से पहले आवास देने की पहल। इस योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ आमने सामने में पूर्ववर्ती बघेल सरकार। केंद्र से चाहिए अब 15 लाख परिवारों के लिए बजट। अब देख रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव है, उसी पे लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो ये करेंगे, और उसी पे कुछ जो नई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर आप लोग को लोकसभा के बारे में अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग को मैंने पहले इसके बारे में बता दी है कि यह संसद का निचला, इसे लोकप्रिय सदन के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसमें जनता स्वयं भागीदार होती है, और संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया, जिसमें कहा गया कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी 550 निर्धारित की गई, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य, जिनमें से 530 सदस्य जो है राज्यों से होंगे, राज्य के प्रतिनिधि करेंगे, और जो 13 होंगे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि करेंगे। यह चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रखते रहिए चुनाव आयोग के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर डेली मिलती है, तो उससे आप लोग अच्छे से नोट करते होंगे और इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करते होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके परीक्षा के आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप लोग सिविल सर्विस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपने आंसर राइटिंग में इसे जोड़कर लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण इससे आप लोग जोड़ के लिख सकते हैं, जिससे आप लोग पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। सेमीकंडक्टर का हब बनाने की डगर पर। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 2 सेमीकंडक्टर यूनिट गुजरात में तथा 1 असम में लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 1.26 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इन 3 संयंत्रों से हर साल कुल 2602 करोड़ चिप बनेगी। इससे न केवल घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार एवं रक्षा क्षेत्र की कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में आसानी एवं किफायती कीमत पर चिप की आपूर्ति हो सकती है, बल्कि वैश्विक बाजार में भारत में प्रवेश की मार्ग भी खुल सकेगा। विश्व में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। 2023 में महिलाओं ने लिया 19% ज्यादा लोन। कारोबारी और शिक्षा को छोड़कर सभी लोन श्रेणी में वृद्धि। कारोबारी शिक्षा को छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष महिलाओं को पर्सनल लोन का औसत
आकार 80,000 रुपये रहा। महिलाओं की ओर से लिए गए पर्सनल लोन में 2023 में 52% की वृद्धि हो रही है। 2023 में महिलाओं की ओर से लिए गए लोन में 19% की बढ़ोतरी रही। इस दौरान कुल लोन वितरण में 17% की वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिफ हाई मार्क की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष पर्सनल और दोपहिया लोन में 26% की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मेन उद्देश्य होता है कि महिलाओं को और ज़्यादा जागरूक करना और जो महिला के लिए जो हिंसा होता है उन पर उनको आवाज़ उठाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करना, जागरूक करना, इसी सब चीज़ों के लिए, लैंगिक असमानता को ऊपर उठाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। गाजा में युद्ध विराम पे नहीं बन सकी बात, काहिरा में वार्ता का समय बढ़ा। रमजान करीब होने के तीसरे दिन समझौते की उम्मीद में रुकी फिलिस्तीन वार्ताकार। काहिरा यानी आपको पता होगा मिस्र की राजधानी ना, वहीं पे बातें चल रही थी, उसी पे बातें हो रही हैं। 10 मई के बाद मालदीव में न वर्दी में न सादे कपड़ों में कोई भारतीय सैनिक रहेगा, मौजू कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हेलीकॉप्टर का संचालन करने एक भारतीय सैन्य दल पहुंचा मालदीव। देख रहे हैं कि जो मालदीव के राष्ट्रपति ना मोहम्मद मोइजू, वही ये बात कह रहे हैं कि 10 मई के बाद भारत का कोई भी भारतीय सैनिक मालदीव पे नहीं दिखेगा, चाहे वो सादे कपड़े पे हो, सिविल कोड ड्रेस पे हो या फिर वर्दी पे हो। यहाँ आप लोगों को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। टेस्ट में कल धर्मशाला में कल खेला जाएगा 5वां टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध। अश्विनी बोले 2012 में इंग्लैंड के विरुद्ध सीरीज का निर्णायक मोड़। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से चंद्रमंडल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। किसी बौने ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना डॉन। 2015 में आज ही के दिन नासा का अंतरिक्ष यान डॉन किसी बौने ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। डॉन जिस बौने ग्रह की कक्षा में पहुंचा हुआ सेरेस था। इससे पहले 2011 में डॉन वेस्टा शुक्रग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी बना था। रासायनिक तत्वों की पहली आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई 1869 में आज ही के दिन रसायनज्ञ दिमित्री मेंडलीव ने रूसी केमिकल सोसाइटी के समक्ष रासायनिक तत्वों की पहली आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी। इसमें तत्वों को उनके गुणों के अनुसार सारणीबद्ध रूप में वर्गीकरण किया गया था। इस आवर्त सारणी में 30 तत्व मौजूद थे। बच्चों में एकाग्रता की कमी को दूर करेगी नई दवा। FDA ने बच्चों में ADHD के इलाज के लिए केवरी नामक की दवा की हरी झंडी दिखाई। अमेरिका में ADHD वाले बच्चों को इलाज के लिए एक नई दवा की अनुमति मिल गई है। ADHD के सभी बच्चों में ध्यान की कमी, हाइपो एक्टिविटी और इम्प्लिसिमेटिव जैसे परेशानी हो सकती है। अमेरिका के फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 से 17 साल के बच्चों में ADHD के इलाज के लिए केवरी नामक एक दवा को हरी झंडी दिखाई। यह एक कैप्सूल के रूप में आती है और इसे रोजाना खाना पड़ता है। दूसरी ADHD दवाओं की तरह कैलरी एक स्टिमेंटिव या एक नियंत्रित दवा पदार्थ नहीं है। इसकी वजह से आसानी से इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। अब देख रहे हैं नई दवाई आई है जिससे मतलब बच्चों को एकाग्रता में कमी होती है ना, उसके लिए नई दवाई का खोज किया गया है। और ये अमेरिका के एक ADHD वाले वैश्विक स्तर पे प्रस्तुत मतलब बच्चों ने इसका उपयोग किया है। मैं आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का उल्लेख किया जाता है। DPSP एक आधुनिक और कल्याणकारी राज्य के लिए व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य लोगों के अच्छे भोजन, वस्त्र जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जो अब
औपनिवेशिक युग के दौरान अनुपस्थित थी। अतः विकल्प ए सही जवाब है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।